हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनहेंस एजुकेशन। वेक्टर का दूसरी वीडियो आई थिंक तीसरी वीडियो है हमारी। और आगे का कंसेप्ट है हमारा, कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इजी हैं, कन्फ्यूज़न हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो कन्फ्यूज़न एक दूसरे के साथ घिचपिच ना हो और परेशानी ना आए। तो पहला है इसके अंदर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। पिछली क्लास में हमने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन किया था और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन करने के बाद अब मैं कंप्लीट नॉलेज आपको देता हूँ वेक्टर्स के लिए कि किसी क्वांटिटी को वेक्टर्स कब कहते हैं। मैंने आपको अब तक बात ये बताई है एक कि कोई भी क्वांटिटी होती है उसके अंदर मैग्नीट्यूड तो होता ही है, चाहे वो स्केलर हो चाहे वो वेक्टर हो। अब वेक्टर में क्या होता है, मेन मैंने जो बात बताई थी वो ये कि डायरेक्शन होती है, लेकिन ये बात तो बताई गई। अब जो मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया लॉ ऑफ एडिशन, तो लॉ ऑफ एडिशन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये कोई भी क्वांटिटी जो वेक्टर होगी वो ऑबे करेगी लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है ना। उस वक्त तक आपको एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन मालूम नहीं थे, लेकिन अब आपको पता चल गया कि लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर को ऐड करने का क्या तरीका होता है वो हम जान गए। तो इन तीनों चीज़ों को जब तक कोई सेटिस्फाई नहीं करेगी फिजिकल क्वांटिटी, वो वेक्टर नहीं कहलाएगी। खाली इन दोनों को फॉलो करते हुए हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे दो एग्जांपल आते हैं यहाँ पर, एक करंट की हम बात करते हैं। करंट में अक्सर डायरेक्शन की बात होती है, तो समझ लेते हैं हम कि ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, लेकिन ये क्या है, ये स्केलर है, ठीक है ना। इस तरीके से टाइम की बात करते हैं, टाइम में भी बोलते हैं डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन कैसे बोलेंगे, हम बोलते हैं भी ये पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर, इस तरह से डायरेक्शन होती है इसकी। लेकिन ये जो है ना, अब इसकी बात करें, ये भी स्केलर है ना। आपको लगेगा डायरेक्शन है। अच्छा, यहाँ पहले एक एक करके बात करें। करंट में मान लीजिए करंट इस तरह से आ रहा है, ठीक है ना। एक वायर में करंट इधर से आ रहा है, मान लीजिए आ रहा है 5 एम्पेयर और ये आ रहा है 3 एम्पेयर, और यहाँ पर सपोज एंगल है 120 डिग्री। तो एक वायर जब यहाँ से जाएगी तो इसमें करंट क्या हो रहा है, यहाँ से जा रहा होगा कितना। इन दोनों को कैसे ऐड करें, एंगल का कोई रोल होगा, कोई रोल नहीं है एंगल, यानी कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के फॉलो नहीं करेगा, ये सिंपली एल्जेब्रिक सम हो जाएगा 8 एम्पियर, ठीक है। तो ये लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। दो को तो फॉलो कर, सॉरी यहाँ पर डायरेक्शन तो है, डायरेक्शन सॉरी है यहाँ पर, लेकिन वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। तो 1 2 3 है, लेकिन ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है पता करनी। इसी तरह से इसमें देखें आप, इसके अंदर ये भी कोई लॉ फॉलो थोड़ी करते हुए चलता है कि भाई कोई एंगल होगा किसी पास्ट में या प्रेजेंट में। तो दैट्स इट। तो ये आपको तीन पूरी कंप्लीट करनी थी बात मुझे, कि लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर को फॉलो करेगी वेक्टर क्वांटिटी, और तभी पूरी तरह से वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। खाली डायरेक्शन होने से ही काम नहीं चलेगा। तो हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक पे, हम लौटते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो ज़्यादा हमें इसमें तो समझना है, इसको लिखना कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़े से लिख कर मैं समझा देता हूँ। तो देखिए, अगर हम किसी, जो पिछले हमने बताया था, किसी भी वेक्टर को हम रिजल्टेंट लिखते हैं किसी वेक्टर का, या दो वेक्टर को हम ऐड करके इसे रिजल्टेंट बना देते हैं, थोड़ा सा उसका उल्टा है। स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू टू और मोर देन टू, यानी आप किसी एक गिवन वेक्टर को एक वेक्टर या एक से ज़्यादा वेक्टर में मोर देन टू और मोर देन टू वेक्टर्स, एक, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर में किसी वेक्टर को अगर आप स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो ये प्रोसेस ही जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। यानी एक तरह से उल्टा हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर का। हम दो वेक्टर या तीन वेक्टर को जोड़कर एक रिजल्टेंट बनाते हैं, तो एक वेक्टर होता है, उसका इफेक्ट वही होता है जो दो वेक्टर को जोड़ने से आता है या तीन वेक्टर को जोड़ने से आता है। अब इसका उल्टा प्रोसेस में हम ऐसा काम करते हैं। अब जितने भी वेक्टर को आप तोड़ते हैं, जितने भी वेक्टर एक वेक्टर से टूटकर बनते हैं, वो कहलाते हैं उसके कंपोनेंट, ठीक है। तो कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, ऐसा बोला जाता है ना, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो हर टर्म को समझ लीजिए, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो जब आप किसी वेक्टर को तोड़ेंगे ना, तो वो सारे कहलाएंगे उसके, तो स्प्लिटेड वेक्टर्स। मैं ऐसे समझाता हूँ, समझ में आनी चाहिए आपको। जो स्प्लिट किया, ए दो में किया, तीन में किया, वो सारे सभी को हम क्या कहते हैं, उसके कंपोनेंट्स कहते हैं। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हो जाता है। इसको देखिए किस तरह से करते हैं। अगर मैं एक, मान लीजिए एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, इसको वेक्टर बोलता हूँ ए, और एक वेक्टर मान लीजिए इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर बोलता हूँ बी, ठीक है। कोई भी कुछ भी मैग्नीट्यूड होगा इसका।
ये तो मेरे दो वेक्टर हैं, दो गिवन डायरेक्शन हैं। अब मेरे को एक काम करना है, एक वेक्टर को स्प्लिट करना है, यानी उसको रिजॉल्व करना है। ये वेक्टर है मेरा, मान लीजिए वेक्टर को बोलता हूँ ये वेक्टर आर है। अब इस वेक्टर को मुझे ब्रेक करना है, तोड़ना है दो वेक्टर्स में, और उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ए और बी, ये दो डायरेक्शन होनी चाहिए। तो कैसे करूँगा, हमने पहले रिजल्टेंट बना दिया है ना, उसमें हम दो वेक्टर लेते थे ए बी, और ए बी का रिजल्टेंट निकालते थे पैरेललोग्राम लॉ से, ट्रायंगल लॉ से। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमारे पास ये है और हमें इसको इन दो डायरेक्शन में ब्रेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके यहाँ पर इसका क्या होगा, ओरिजिन, इस ओरिजिन से यहाँ इस वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँगा। तो ये वेक्टर की लाइन पैरेलल ड्रॉ लाइन की, ठीक है, कहाँ से, इसके इनिशियल पॉइंट से। ये समझ लीजिए इसका ये पॉइंट है आपका P, है ना, OP वेक्टर है, R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो यहाँ से पास होकर जाएगी। मान लीजिए मैंने ड्रॉ की, यहाँ पर आ गई, तो कहीं तो कट करेगी, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट हो गया Q, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, ये होगी, और इसकी डायरेक्शन जो क्या है वो ये होगी। अब पैरेललोग्राम लॉ तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, सॉरी ट्रायंगल लॉ यहाँ पर लगेगा। तो ट्रायंगल लॉ में इसकी और इसकी डायरेक्शन एक ही ऑर्डर में है, और ये अपोजिट है ना, क्लोजिंग साइड। तो इस क्लोजिंग साइड को हम कैसे लिखेंगे, OP वेक्टर, और ये एक ही और ऑर्डर में, तो लिखा जाएगा OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर, ऐसे लिखेंगे। तो वन लेटर में अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो ये वेक्टर हो गया R। अच्छा OQ क्या हो गया, डायरेक्शन तो इसी की है, लेकिन साइज़ ज़रूरी नहीं ये हो, यानी कुछ नंबर इसका हो सकता है डबल हो जाए, इसका इससे छोटा भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, कोई भी एक नंबर हो सकता है जनरल, मान लीजिए लैम्डा, और डायरेक्शन आपकी एक ही होगी, और ये भी इसका साइज़ भी चेंज हो सकता है। तो मान लीजिए वो कोई दूसरा नंबर हो गया B। तो ये क्या किया हमने, एक वेक्टर को हमने किसी दो गिवन डायरेक्शन में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। तो इट इज़ अ वेक्टर स्प्लिटेड दिस। तो ये आपका एक प्रोसेस है, दिस इज रेजोल्यूशन ऑफ, किस वेक्टर को किया हमने, वेक्टर आर इन टू गिवन डायरेक्शन, ऐसे बोलेंगे इसको, गिवन डायरेक्शन, यानी किसी दो वेक्टर के अलोंग किया है, तो इसको ऐसा बोला जाएगा। ओके, तो ये था छोटा सा एक डेफिनेशन आपकी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब हम बात करेंगे कि अगर हम अभी तो हमने किसी भी गिवन डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व कर दिया, कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पर। तो यहाँ इन दो एंगल, दो जो हमने लिए हैं वही, इनके बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है, एनी एंगल। तो किसी भी गिवन डायरेक्शन में हमने इसको स्प्लिट कर लिया, तो कुछ भी एंगल हो सकता है, कोई फिक्स एंगल नहीं होता। लेकिन अगर हम किसी एक फिक्स की बात करें, तो जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी यूज़ होगी X, Y और Z की डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होती हैं। तो हम यहाँ उसको लिखते हैं जी, ओके। तो उसको लिखा जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। देखिए एक एक टर्म पहले बता दी गई है, उसके बाद उसको हम यूज़ कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करेंगे, आपने नाम सुना होगा अगर पहले वेक्टर के बारे में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हो तो यहाँ पर जो भी है वो सिस्टमेटिक तरीके से है, और ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ पहले बतानी चाहिए वो बाद में बताई जाएगी, और कोई बाद में हो पहले बता दी जाए, उससे कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यानी अगर हम रिजॉल्व करें किसी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो हम उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं, है ना। इफ़ अ वेक्टर इज resolved in 2 और 3 भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल केस भी हो सकता है, 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। तो ये तो सबसे बेस्ट जो है हमारा XYZ एक्सिस के लिए होता है कि? तो XYZ एक्सिस अगर मैं बनाऊं, पहले हम 2 डायमेंशनल केस कंसिडर करेंगे, ठीक है। और हम एक वेक्टर ले लेते हैं यहाँ पर, ये तो हमारा हो गया O, ये हो गया हमारा X। मैंने OXY क्यों लिया, क्योंकि यही परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इसी के ऊपर काम होता है ज़्यादातर। तो हम वेक्टर ले लेते हैं जिसको हमें क्या करना होगा, जिसके कंपोनेंट लेने होंगे। तो यहाँ से मैंने एक ये वेक्टर ले लिया। अब मैं इस वेक्टर को बोलता हूँ A वेक्टर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लगा दिया वेक्टर A। ओके, अब इसको मुझे स्प्लिट करना है X के और Y के अलोंग, ठीक। तो मैं यहाँ से जितना इसकी लेंथ है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए। तो ये मेरा सपोज हो गया N, और इसके पैरेलल यहाँ से एक ड्रॉ करता हूँ, तो सपोज ये हो गया आपका M, और ये हो गया P। ओके,
तो इसका जो प्रोजेक्शन हुआ यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलाउंग, तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये कुछ मैग्नीट्यूड तो होगा, कुछ मैग्नीट्यूड होगा जिसका प्रोजेक्शन होगा। तो सपोज़ मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ कैसे, ए एक्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको वेक्टर बनाऊँ तो ये ऊपर मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा वेक्टर। इस तरीके से ये जो है यहाँ से लेकर ओ से लेकर एम तक, ये मैं डायरेक्शन के साथ इसको मैग्नीट्यूड को दिखाऊं तो ये मेरा ए का प्रोजेक्शन हुआ कहाँ, वाई डायरेक्शन में, और ये वेक्टर की फॉर्म है तो मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, समझ में आएगी बात। यानी वेक्टर ए था, समझ लीजिए ये मेरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम बात कर रहे हैं। इस वेक्टर को यानी ओपी वेक्टर, इसको वेक्टर ए बोल रहा हूँ, मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ रेजोल्यूशन हो रहा है, रिजॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो और हो किस में रहे, दो कंपोनेंट में, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग, और ये दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक, ओके। अच्छा, ये बात हो गई। यानी ये जब रिजॉल्व हुआ तो इसके अलोंग एक वेक्टर आया और इसके अलोंग एक वेक्टर आया। ओके, अब मैंने अब आपको बताया कि हम लिखते किस तरह से हैं किसी भी वेक्टर को। वो वेक्टर जो होगा जिस दो डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में हुआ एक इस डायरेक्शन में हुआ, तो उनका जो वेक्टर होता वैसे लिखा जाएगा। यानी अगर आप देखें इसके अंदर ट्रायंगल लॉ लगाएं, इसके अंदर ये या पैरेललोग्राम लॉ लगाएं, तो एक ये डायरेक्शन होगी एक डायरेक्शन होगी, ये डायगोनल हो गया। तो डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करता है, इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम। ठीक है ना। सो बाई यहाँ लिख सकते हैं बाई पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है ना, पैरेललोग्राम लॉ लगा रहे हैं यहाँ पर, और पैरेललोग्राम लॉ लगा के जो हम पढ़ चुके हैं, हम डायगोनल जो है वेक्टर ए, यानी हम लिख सकते हैं वेक्टर ए कैन बी रिटर्न एज ए एक्स के अलोंग वेक्टर प्लस ए वाई के अलोंग वेक्टर। ये हो गया हमारा रेजोल्यूशन इन, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक, अब हम पर्टिकुलर एक्स और वाई की टर्म्स में इसको ले रहे हैं। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट रूल आता है कि ये वेक्टर तो आ गया हमारा, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, लेकिन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, और इस वेक्टर की कोई डायरेक्शन भी बता सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए दो तरीके हैं करने के। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे अपना वेक्टर वाला मेथड। ठीक है ना, तो हमारा जो प्रूफ अब करने वाले हैं, हम प्रूफ करने वाले हैं कि इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, और वो क्या है, वो है आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, और वो होगा आपका ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर रूट। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट कैसे आता है भाई, अभी तक तो मैंने आपको कराया नहीं ना कि कैसे आया। चलिए अब ये यहाँ आप जानेंगे इस जगह पर इसका स्टार्टिंग, या यहाँ आपको बात ही समझ में आएगी किस तरह से होता है। देखिए हमारे पास यहाँ पर जो हमने लिखा है, ए वेक्टर कैन बी रिटर्न एज ए एक्स, यानी एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग वेक्टर। ठीक है, अब हमारे पास एक रिजल्ट था, दो वेक्टर को जब हम पैरेललोग्राम लॉ पढ़ते थे तो उसका रिजल्टेंट याद कर रहे हैं आप। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होता था, रिजल्टेंट वेक्टर मैं आपको याद दिला दूँ, रिजल्टेंट वेक्टर है ना, और वहाँ रिजल्टेंट वेक्टर को हम आर से शो करते थे, और वो क्या होता था, दो वेक्टर होते थे ए और एक बी, तो उनका इस तरह से लिखते थे 2ab cos थीटा। ये आपको याद आएगा, तो इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर जो मेरा ए है वेक्टर वो आर है, ए एक्स और ए वाई वो ए और बी की जगह है। ठीक है, और थीटा जो एंगल है वो कहाँ है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन यहाँ पर ए एक्स एंड ए वाई में। बस यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है। तो बस अब आर की जगह ए की जगह बी की जगह इनकी वैल्यू पुट कर ले, और हम यहाँ निकाल सकते हैं ये आर क्या है, मैग्नीट्यूड ही तो है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ आर की जगह ए। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए वाई स्क्वायर। अब ये टर्म अगर मैं लिखता भी हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कॉस 90 डिग्री 0 हो जाएगा, तो ये टर्म आएगी नहीं। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट। ओके, तो इसी को मोड में लिख सकते हैं, है ना, इसी को हम मोड में लिख सकते हैं इस तरह से, यानी ये मोड हो गया, और ये हो गया हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर रूट। तो ये हमारा दो स्टेप का था, और ये वेक्टर फॉर्म से क्या है कि हमने रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया। ध्यान यहाँ रखना है, थीटा जो है यहाँ पर 90 डिग्री होगा, इसलिए थर्ड टर्म यहाँ पर 0 हो जाएगी। दिस इज़ द वन ऑफ द मेथड, इसको हम बोलते हैं वेक्टर मेथड। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ वेक्टर
मेथड एक और तरीके से ये हो सकता है सेम रिजल्ट, तो उसको भी आप समझ लें, जिसको हम ज्योमेट्री वाला मेथड बोल सकते हैं। तो ये थीटा जो है नोट कर लीजिए आप, ठीक ना। थीटा यहाँ पर कितना है 90 डिग्री बिटवीन AX एंड AY। चलिए वहाँ पर हम एक बात करेंगे, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मेथड करते हैं। चलिए ज्योमेट्रिकल मेथड से भी यही रिजल्ट आने वाला है। अब देखें यहाँ पर अगर आप इसका ट्रायंगल लें, ज्योमेट्री क्या होगा कि ये वैल्यू अगर हमें निकालनी है, अब हम यहाँ थीटा, देखिए यहाँ पर थीटा और वहाँ पर थीटे में दोनों में फ़र्क है, ये वाला थीटा जो है अलग है। यहाँ AX और AY में हमने थीटा लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम क्या करें, इसको हम अल्फ़ा ले लें, इसको चलिए अल्फ़ा ले लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक। तो यहाँ पर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो मैं AX को क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये वेक्टर है, तो वेक्टर का ये मैं अगर लेंथ की बात करता हूँ तो स्केलर होगा, यानी सिंपली AX होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ AX अपॉन ये, यानी बेस अपॉन हाइप, और दोनों का मुझे क्या लेना है यहाँ पर, ये x, ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। तो यहाँ से a जो है, a हो जाएगा आपका AX कॉस थीटा, यानी ये वाली जो टर्म है, ये तो वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ मैंने, मैं इसको लिख सकता हूँ AX कॉस थीटा, ठीक है। ये वाली टर्म को AX कॉस थीटा लिखा जा सकता है, मैं यहाँ जगह नहीं यहाँ पर। इस तरीके से आप AY भी लिख सकते हो, AY होगा आपका AX, यहाँ पर हो गया AX, ये हो गया वो, ठीक AX अपॉन, हाँ ये AX इज इक्वल टू A कॉस थीटा होगा, ठीक है। AX मैग्नीट्यूड है AX वेक्टर का और A मैग्नीट्यूड है वेक्टर A का, ठीक है। और AY हो जाएगा आपका A साइन थीटा, ये भी आप ट्रायंगल से देख सकते हैं, ठीक है। यानी ये आपका होगा A कॉस थीटा, ये होगा आपका A साइन थीटा, A कॉस थीटा A साइन थीटा, ठीक। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, यानी कि ये हमारी अगर 1 है, ये इक्वेशन हमारी 2 है, इन दोनों को ऐड कर दें। तो ऐड करने से क्या होगा, ये हो जाएगा आपका AX स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका AY स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ A स्क्वायर कॉमन लूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो सिंपली क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ लिख सकते हैं A स्क्वायर इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, यानी A जो है, यानी जिसको हम मोड ऑफ A कहते हैं, वो यहाँ से भी यही रिजल्ट देगा, क्या A दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो यहाँ ही यहीं पर लिख रहा हूँ मैं, यानी A मॉड ओके इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, यानी वही प्रूफ आपका आ गया, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल मेथड से आ गया, दोनों सेम, ये आपको याद रखना, ओके। तो ये था आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और किस तरह से उसका हम मोड निकालते हैं। अब हम इसको, एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है, इसको क्लब करके फिर हम एक बार फिर दोबारा से इसको लिखेंगे, लेकिन ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यहाँ तक मैंने जो समझाया इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिट वेक्टर के बारे में। देखिए यूनिट वेक्टर पहले ही मैंने टाइप ऑफ वेक्टर में बताया था, लेकिन थोड़ी सी उसकी और यहाँ पर हमें इसके साथ यूज़ करना है उसको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के साथ, इसलिए बता रहे हैं। तो अब क्या है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट नाम से ही ये याद रहता है, वैसे यूनिट का मतलब होता है 1, और 1 मतलब इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा। और इसका जो यूज़ है, यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन। सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए इसका इस्तेमाल होता है और किसी के लिए नहीं, ओनली सिर्फ डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन को, कहीं अगर आपके पास मैग्नीट्यूड है और उसको डायरेक्शन देनी है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो आप, यूनिट वेक्टर से हो जाता है। अब इसमें होता क्या, देखिए मेन चीज़ की वेक्टर के बारे में बात जब होती है, एक तो मैग्नीट्यूड की बात होती है, तो मैग्नीट्यूड तो मैंने आपको बताया इसका क्या होता है, यूनिट होता है, यानी एक होता है सिंपल 1, ठीक। दूसरा इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन क्या होती है किसी भी यूनिट वेक्टर की, अगर मुझसे पूछा जाए कि डायरेक्शन बताइए इस वेक्टर की, तो उसकी डायरेक्शन जो होगी वो वही होगी जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर की होगी, डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। भाई किसी का भी आप यूनिट वेक्टर पूछोगे उसकी डायरेक्शन, तो उसी वेक्टर के डायरेक्शन में होगी, डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। ये दो बातें हैं इसकी।
अब इसको लिखने का तरीका क्या है, देखिए मैंने आपको बताया, मैं अगर वेक्टर ए से शो करूँ, मेरे पास कोई जनरली एक वेक्टर ए लिया मैंने, तो उस वेक्टर ए को मैं किस तरह से लिखूँगा, किसी भी वेक्टर के अंदर जैसे दो चीज़ मैंने बताई आपको, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरी होती है उसमें डायरेक्शन, ठीक है, करेक्ट। चलिए, मैग्नीट्यूड जो होता है किसी भी वेक्टर का लिखने का तरीका वो बता चुके हैं हम, उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ऐसे वेक्टर लिखा और मॉडुलस लगा दिया, मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। डायरेक्शन मैंने अभी आपको बताया, डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई डायरेक्शन, तो यानी इस वेक्टर की का यूनिट वेक्टर। अब ए का यूनिट वेक्टर क्या कैसे लिखें हम उसको, जैसे ए तो लिखा हमने, अगर मैं इस पर ये लगाऊंगा तो ये तो सेम हो जाएगा, यानी हाँ तो मुझे ये लिखना ही है, तो ऐसे तो नहीं लिख सकता, वेक्टर और यूनिट वेक्टर में एक डिफरेंस होना चाहिए। तो इस डिफरेंस को बताने के लिए एक लेटर यानी एक सिंबल का यूज़ किया जाता है, ये होती है कैप यहाँ, तो ये होती है यूनिट वेक्टर के लिए, ओके। तो ये यूनिट वेक्टर के लिए आपको पहचान बताता है कि यूनिट वेक्टर इस तरह से होगा, यानी ये हो गया आपका ए और इसके ऊपर ये यूनिट वेक्टर, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो किस तरह से, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि हम मॉडुलस ए लिखें या सिंपली ए लिखें, एक ही बात है, धीरे धीरे टाइम लगेगा तो इस चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर लें और उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर आता है। अब सभी यूनिट वेक्टर को हम कैप लगा के शो करते हैं, बिल्कुल, ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी वेक्टर हो। अब एक इम्पॉर्टेंट है जो हमेशा यूज़ होता है, इसको हम बोलते हैं एक्स वाई जेड के लिए, और ये क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोला जाता है इनको, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं इसलिए इनको ऑर्थोगोनल बोलते हैं। अब हम ये बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखिए इसके यूनिट वेक्टर किस तरह से शो करेंगे हम। ये आपकी है एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी जेड एक्सिस, तीन डायरेक्शन है, और हमें इनके यूनिट डायरेक्शन यानी इनका एक यूनिट हम इसकी लेंथ लें और इसका डायरेक्शन लें, एक यूनिट ऊपर लेंथ ली, ये डायरेक्शन ली, तो 1 यूनिट इसकी लेंथ ली हमने, ठीक है। अब ये इसके लेटर फिक्स कर दिए गए हैं, आई वाई और जेड, सॉरी एक्स वाई और जेड, तो ये एक्सिस आप जानते ही हो, इनके लेटर भी आप हमें पहचान गए। अब इनके साथ वेक्टर में जब आप पढ़ रहे हैं तो इनसे जुड़े हुए आप यूनिट वेक्टर को भी याद रख लें, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो फिक्स है, और इसके अलोंग जो होता है एक्स एक्सिस के अलोंग वो होता है वेक्टर आई, और कैप लगाएंगे जैसे मैंने बताया अभी आपको, यहाँ पर होता है वेक्टर जे, इसके ऊपर कैप लगाएंगे, और ये होता है वेक्टर के, इसके ऊपर भी कैप लगाएंगे। और इनकी जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड बराबर होता है वेक्टर जे के मैग्नीट्यूड के, और ये होता है बराबर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। बराबर क्यों है, क्योंकि सारे जो होते हैं वो 1 होते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो अब से हम इसको भी स्टार्ट करेंगे, और अब से अब आई जे के भी देखेंगे जब हम वेक्टर्स की बात करेंगे। और चाहे वो कोई भी वेक्टर हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट क्यों ना हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, सभी में अब आई जे के के टर्म्स में देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें घबराना नहीं है, बस आपको यहाँ याद रखना है कौन सी चीज़ कहाँ पढ़ाई जा रही है, उसको सब आप एक एक करके दिमाग में बैठा लें, और एक बार, 2 बार, 3 बार ज़रूर देखें, क्योंकि ईजी हैं लेकिन मिक्स हो जाते हैं, तो थोड़ी कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसलिए इसको 1-2 बार देखकर आप पूरा पक्का कर लें, ठीक है। अब अभी हम इसको क्लब करने वाले हैं, देखिए यूनिट वेक्टर हो गया और ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गया। अब हम वापस आते हैं अपने वेक्टर्स के ऊपर, जिसको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमने कहा था, और अब हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को इन यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में पढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब सिर्फ आपका रह गया, इसको हम बोलेंगे कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। तो अब हम सभी वेक्टर को लिखने का तरीका एक देखने वाले हैं, ये बहुत यूज़ होता है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर की कार्टेशियन फॉर्म को कैसे लिखेंगे, चलिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अब यहाँ स्टार्ट होता है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि दोबारा से हम एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, इसको समझने के लिए पूरी वही पुरानी चीज़ें ड्रॉ करनी पड़ेंगी। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। अभी हम 2 एक्सिस की बात करते हैं, चलिए, ठीक है। और हमने क्या किया था, यूनिट वेक्टर, सॉरी एक वेक्टर लिया था, नॉट यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर था आपका वेक्टर ए, करेक्ट, ये वेक्टर ए हो गया, ठीक।
अब मैंने इसका परपेंडिकुलर डाला था यहाँ पर और यहाँ भी इसका परपेंडिकुलर था, तो ये था सपोज़ n, ये था m और ये था p, ठीक। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा था, ये हमने लिखा था ax, ये भी वेक्टर की फॉर्म में लिखा था, या इसको हम लिख सकते थे a cos थीटा, अगर ये हमारा थीटा होता था, तो यहाँ थीटा का कोई बात अभी नहीं हो रही है, ठीक है। और ये हमारा था y डायरेक्शन में, तो इसको हम a इंटू वाई डायरेक्शन, और ये भी वेक्टर था, करेक्ट। चलिए अब देखिए जो चीज़ मैंने पीछे पढ़ाई है, अब ये तो हमें पता ही है कि हम वेक्टर a को ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर a अलॉन्ग x डायरेक्शन प्लस वेक्टर a इंटू वेक्टर ax प्लस वेक्टर ay, और ये था हमारा पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ किया था, हमने ऐसे लिखा था। तो अभी हमने बताया किसी भी वेक्टर को हम जब लिखते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं। ये अभी अभी आपने सीखा, यानी कि वेक्टर ए को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, क्योंकि अब मुझे पता है कि वेक्टर ए एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए एक्स का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए एक्स का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के साथ मुझे डायरेक्शन करनी है, तो इसकी डायरेक्शन में मैं इसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दूँ। तो इस डायरेक्शन में जो मेरा यूनिट वेक्टर होता है, अब मैं जान गया हूँ ये होता है आई, तो लिख सकता हूँ ऐसा, यानी मैं अब ए एक्स वेक्टर को लिख सकता हूँ सिंपली ए एक्स एंड आई वेक्टर लिखा जा सकता है। अब ये अगर आपको बात समझ में आ गई तो आप ये भी आसानी से समझ जाएंगे कि ए वाई को भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ क्या होगा, आपका ए वाई ही होगा, और कौन सा वेक्टर आएगा, जे वेक्टर आएगा। बस ये दो नई चीज़ आपने देखी, तो मैं इसको वेक्टर को इस तरह से लिख सकता हूँ, ये मेरा कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगी, यानी ए एक्स वेक्टर को लिख सकता हूँ मैं ए एक्स आई वेक्टर प्लस ए वाई जे वेक्टर। अब देखिए आई और जे का यहाँ पर यूज़ हो गया, क्योंकि ये जो बात हो रही है वो मैं अभी सिर्फ 2 डायमेंशन में बता रहा हूँ आपको। अब जैसे ये वेक्टर आया, अभी ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ठीक, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और ये इसको वेक्टर बना रहा है। इसका मैग्नीट्यूड तो वही मैं पहले बता चुका हूँ, 2 तरीक़ों से हमने किया, इसका मैग्नीट्यूड जो निकाला और वो सेम ही होगा, कोई यहाँ पर अलग प्रूफ नहीं है, वही प्रूफ आपको देना है। इस तरह से इसका ये मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। लेकिन आपको देखना कि कार्टेशियन फॉर्म में आई जे के की फॉर्म में लिखा जाता है, तो कैसे, के का इस्तेमाल कब होगा, जब वो 3 डायमेंशन में होगा, यानी उस डायरेक्शन में आप जब रिजॉल्व करेंगे। देखिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, यूज़ हो रहा है, साथ साथ यूनिट वेक्टर का भी यूज़ हो रहा है, तो दोनों चीज़ें आज पढ़ाई हैं ताकि पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर अब ये होगा आपका ए एक्स के अलॉन्ग कंपोनेंट और मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, यानी ये वेक्टर हो गया। इस तरीके से उसी वेक्टर का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में और उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो डायरेक्शन मिल गई। और अगर तीसरा भी हो आपका, यानी जेड डायरेक्शन भी हो, तो उस डायरेक्शन में कंपोनेंट और के यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हम 3 डायमेंशन केस में भी लिख सकते हैं। और मैग्नीट्यूड लिखना हो इसका, तो मैग्नीट्यूड भी ऐसे ही आ जाएगा आपका, इसका 3 डायरेक्शन में हो जाएगा, तो सेम बिल्कुल इसी तरीके से होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और ये डोंट फॉरगेट टू टेक स्क्वायर रूट। तो ये हो गया, 3 डायमेंशन में भी सेम इसी तरह से होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको नोट कर लीजिए आप। अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बताता चलूँ कि अगर हमें 2 वेक्टर्स को जोड़ना हो और वो दोनों वेक्टर्स कार्टेशियन फॉर्म में हो तो कैसे जोड़ेंगे। चलिए यहाँ मैं बता देता हूँ ये बात। मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है ए, और वो है आपका ए, इसको मैं, आप नोट कर लीजिए, इसको बाद यहाँ मैं इसको कराता हूँ, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे आप ऐड करेंगे, तो एडिंग 2 और मोर, यानी 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को भी आप जोड़ सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए एक वेक्टर है और वो इस फॉर्म में दिया हुआ आपको ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के 3 डायमेंशन में हो गया, ठीक है। एक वेक्टर आपको और दिया हुआ बी, ये आपका हो गया बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये हो गया आपका, ठीक है। दोनों कंपोनेंट हैं, कार्टेशियन फॉर्म में है, आई जे के की फॉर्म में है। और अब हमें एक रिजल्टेंट चाहिए, इनको ऐड करना। तो ऐड करने का मतलब मुझे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ऐड करना, और दोनों वेक्टर ध्यान रखें कार्टेशियन फॉर्म में दिया हूँ तो क्या होगा। तो इसको हम ऐसे करते हैं, यानी इसका और इसका जो आई वाला कंपोनेंट है
सॉरी एक्स वाला कंपोनेंट है वो एक साथ जुड़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपको ए एक्स प्लस बी एक्स, क्योंकि और इसके साथ आ जाएगा आपका आई यूनिट वेक्टर। इसी तरह से हो जाएगा ए वाई वाई कंपोनेंट आप जोड़ देंगे, बी वाई जे, और यहाँ पर इसी तरह से आप ए जेड यानी जेड कंपोनेंट इसका जोड़ देंगे और फिर के। तो इस तरह से जोड़ा जा सकता है, चाहे वो 2 डायमेंशन में हो या 3 डायमेंशन में हो। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। मान लीजिए मेरे पास एक ए है वेक्टर, ये आपका 2i प्लस 3j, ठीक है। ऐसे वेक्टर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और एक वेक्टर है सपोज बी, वो आपका i प्लस 2j प्लस 4k। अब बताइए इसको हम ऐड करना है, यानी हमें निकालना व्हाट इज़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखिए ये यहाँ पर जो कंपोनेंट है 2 है और यहाँ पर क्या है 1 है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3i। चलिए अब ये जे कंपोनेंट है -3 और +2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस आएगा, ये बड़ा है तो -1, यानी यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर के कंपोनेंट है ही नहीं, तो यानी 0 मानेंगे इसको और यहाँ 4 मानेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4k। तो इस तरह से इन दोनों को ऐड किया आपने कार्टेशियन फॉर्म में, तो इस तरह से सिर्फ कंपोनेंट सीधा आप ऐड करके लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक। चलिए ये हमारा आज का था रेजोल्यूशन यूनिट वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म। अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको फीलिंग आ जाए और आप भी समझ सकें कि किस तरह से लिखे जा रहे हैं, और थोड़ा इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो प्रॉब्लम्स हैं, 4-5 प्रॉब्लम कर लेते हैं। चलिए प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम 1 लीजिए। थोड़ा सा एक बार इंक डाल लेते हैं ज़रा, एक मिनट रुकिए। ओके, तो प्रॉब्लम 1 मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है और हमें फाइंड करना है फाइंड यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर का बता देते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर a which is suppose I वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस ky, ये 3k वेक्टर। इसके अलोंग हमें बताना है व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये एक वेक्टर है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर बताना है। तो इसको स्टार्ट करें। देखिए आपको मैंने बताया कि किसी भी वेक्टर के लिए ये फार्मूला एकदम से याद करेंगे आप, कि यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसी वेक्टर को लेंगे आप, नीचे उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, बस इतना सा काम करना है आपको। तो यहाँ पर हमारे पास जो ए वेक्टर दिया वो तो है ही, सिर्फ हमें क्या चाहिए, उसका मोड चाहिए। तो इसका मोड क्या होगा वो निकाल सकते हैं, वो मैंने अभी आपको बता दिया। तो अगर जल्दी से अगर आप याद नहीं है तो आप 1-2 बार में इसको याद हो जाएगा कि देखिए कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसके स्क्वायर करना होता है हमें आई जे के कंपोनेंट्स का, यानी 1 स्क्वायर, और ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर, यानी ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर, और डोंट फॉरगेट टू टेक स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 4 + 9, ठीक है, कितना होगा 14 हो जाएगा स्क्वायर रूट। बस यहाँ ये काम करेंगे और यहाँ लिख देंगे हम i + 2j + 3k। देखिए जल्दी में यहाँ कैप नहीं लिख रहा हूँ मैं, तो ये मत समझना कि कैप है नहीं यहाँ पर, और ये हो जाएगा √14, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक। चलिए एक और ले लेते हैं हम। ओके, इफ़ अ यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर है, सपोज़ वो आपको दिया हुआ है, सपोज 0.4 i + 0.8 j + λk, ठीक है। ये आपका यूनिट वेक्टर दिया है। ओके, सो इफ़ दिस अ वेक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये लैम्डा यहाँ पर है ना, या नॉन वैल्यू है, इसको निकालना है। इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास, ये यूनिट वेक्टर है। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो उसका मतलब क्या होगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करें आप सबको ट्राई करें अपने आप ज़रूर। तो इसका मतलब होगा कि यूनिट वेक्टर का अगर हम मोड लेते हैं, ठीक है, तो वही लेने जा रहे हैं, ये हो जाएगा j और ये होगा आपका k, ठीक है। इसका हम मोड लेंगे
तो यूनिट वेक्टर का मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक है। और किसी का जब मोड लेते हैं और ये कार्टेशियन कंपोनेंट है, फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है, तो इसका क्या हो जाएगा 0.4 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर और ये हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और ये हो जाएगा 1 आपका। अच्छा यहाँ पर हमारा 1 नहीं था, यहाँ क्या लैम्डा, लैम्डा है तो ये जाएगा लैम्डा स्क्वायर। ओके, तो ये होगा हमारा कितना 0.16, ये हो जाएगा 0.64 और ये हमारा लैम्डा स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट है और ये है इसकी वैल्यू 1। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें, इसको ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका 8, 0.8, ये हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर और स्क्वायर किया तो यहाँ पर स्क्वायर रूट इसका हट गया और यहाँ पर ये आ गया, तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.80 हो जाएगा 0.20। तो लैम्डा की वैल्यू जो होगी वो प्लस माइनस अंडर रूट 0.20 आएगी। तो इस तरह से हम यूनिट वेक्टर के बारे में जो हमें पता है उसका मॉडुलस या उसकी वैल्यू 1 होती है उसका यूज़ करके इसको कर सकते हैं। ओके, चलिए और करें क्वेश्चन। एक क्वेश्चन, ये तो यूनिट वेक्टर के क्वेश्चन हो रहे हैं अभी। अब चलिए एक इसका और प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं यूनिट वेक्टर की, और उसमें प्रॉब्लम 3 में मुझे एक यूनिट वेक्टर बताना है। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3, है ना। सपोज मेरे पास 2 वेक्टर दिए हुए हैं, है ना। एक वेक्टर मैं लिखता हूँ आपका हो गया सपोज 3i प्लस 4j, ठीक है। और एक वेक्टर b लेते हैं, ये है आपका 7i प्लस 24j, ठीक है। 2 डायमेंशन में ही है। अगर ये 2 वेक्टर है हमें और मुझे एक यूनिट वेक्टर बताना है ना, या वेक्टर बताना, तो फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड हो, एज ऑफ वेक्टर a, जितना a वेक्टर का है, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ b, और b की डायरेक्शन में हो, ठीक है। डायरेक्शन किसकी हो, b की, और मैग्नीट्यूड किसका हो, a का। तो ऐसा एक वेक्टर बताना, कर सकते हैं इसको अपने आप, ट्राई करें। चलिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो हम लेट कर लेते हैं ऐसा वेक्टर है आपका वेक्टर c, ठीक है। मैग्नीट्यूड किसका बताया गया, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है, दोनों बता दिए। मैग्नीट्यूड किसका है, मैग्नीट्यूड एज ऑफ a, यानी a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन किसकी है, डायरेक्शन है b की। तो डायरेक्शन b की यूज़ करने के लिए क्या करूँगा मैं उसका यूनिट वेक्टर यूज़ करूँगा, यानी मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा यूनिट वेक्टर ऑफ b। बस इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये a का मैग्नीट्यूड लिखना है मुझे, तो ये देखिए यहाँ इजीली हो जाएगा। ये तो आप मैंने न्यूमेरिकल भी करा दिया इसका, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर यानी x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट और स्क्वायर रूट। तो ये है आपका 9, ये दोनों 25 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा सिंपली 5। तो ये तो आपका आ गया 5। अब b यूनिट वेक्टर निकालना है मुझे, तो ये भी हम निकाल चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, यानी ये वेक्टर तो होगा ही, साथ में यहाँ इसका मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसका हम साथ यहाँ कर सकते हैं, 7 आ गया i प्लस 24j डिवाइड बाई 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। जब आप इसको करेंगे तो ये 25 आएगा मुझे लगता है, 7i प्लस 24j डिवाइडेड बाई 25। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए और वेक्टर सी निकाल लीजिए। ये भी वेक्टर ही है, देखिए वेक्टर में ही आएगा फॉर्म में। तो a हमने निकाला विच इज़ 5, और b जो है यूनिट वेक्टर उसका हो गया 7i प्लस 24j डिवाइडेड बाई 25। 5 से यहाँ 5 कट जाएगा, तो ये जाएगा 7/5i और 24/5j। कंपोनेंट ब्रेक करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर किस तरह से यूनिट वेक्टर का यूज़ हो रहा है डायरेक्शन को देने के लिए, ठीक। और मैग्नीट्यूड अलग अलग वेक्टर का हमने यूज़ किया, तो अच्छा एक क्वेश्चन था ये, तो इसको आप नोट करें। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 3, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। अच्छा हम निकालते हैं फाइंड आउट यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, i प्लस j की डायरेक्शन में निकालना पहला, और एक निकालें आप i माइनस j की डायरेक्शन में, ठीक है। एक आप निकालें
आई माइनस 2j प्लस 2k की डायरेक्शन में, इनकी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, ट्राई करें। चलिए करते हैं। अब पहले इसको करते हैं, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए हमें, ठीक है। तो दो वेक्टर ही जुड़े हुए हैं, आई और जे यूनिट वेक्टर जुड़े हुए हैं। तो कैसे निकलेगा इसका यूनिट वेक्टर? तो इस डायरेक्शन में मानता हूँ मैं कि सपोज़ ए है यूनिट वेक्टर, ठीक है। मान लीजिए ए वेक्टर है, ये वेक्टर ए है मान लें, तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए यूनिट वेक्टर। तो ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। समझ में आई बात। अब ये वेक्टर तो एज इट इज़ लिख दो आप इसको, आई प्लस जे, कैप लगाएं तो अच्छी बात, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो ये जाएगा आई प्लस जे डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया इसके लिए। चलिए इसका करते हैं, इसका हमें निकालना यूनिट वेक्टर। इसको भी मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, कैप लगा दिया इसके ऊपर। तो यही ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे, बस वैल्यूज चेंज हो रही हैं। तो यहाँ लगा देंगे हम आई माइनस जे, और ये क्या होगा 1 स्क्वायर। यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर ये 1 है, तो -1 का हम स्क्वायर करेंगे तो भी तो 1 ही आएगा। तो यानी ये आ जाएगा आपका आई माइनस जे और अपॉन √2, इस तरह से निकालना। थर्ड देखिए, थर्ड निकालना, मान लीजिए ये भी हमारा ऐसे ही निकालेंगे। ये ए वेक्टर माने अगर इसको, तो ए वेक्टर डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ ए, तो जाएगा आई वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर। डिवाइड करेंगे इसके मॉडुलस से, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ माइनस टर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मॉडुलस में। तो ये हो जाएगा आपका आई माइनस 2j प्लस 2k, और ये आप निकालोगे तो 4 4 8 9, और 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो हमने तीनों के यूनिट वेक्टर निकाल लिए। अच्छा चलिए, अब एक इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम मैं आपको और कराने वाला हूँ। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं और फिर आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। इसको नोट कर लिया होगा आपने ज़रूर, नहीं तो पॉज करके नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 5। मान लीजिए फिर मैं एक वेक्टर देता हूँ आपको ए, जिसे सपोज आई प्लस 2j प्लस 3k, ये वेक्टर है आपका। और एक वेक्टर देता हूँ मैं आपको बी, ये मान लीजिए आपका है 3i माइनस जे प्लस के, ये दो वेक्टर है। तो आपको नहीं बताना है इसके अंदर क्या, आपको बताना है व्हाट इज़ द रिजल्टेंट, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड निकालना। क्या निकाल सकते हैं, ए और बी दिए मैंने आपको, लेकिन आपको मैग्नीट्यूड ए का और बी का नहीं, ए प्लस बी का और ए माइनस बी का निकालना। देखिए ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, अगर आपसे हो जाए अपना आप तो बहुत अच्छी बात है। देखिए पहली बात जो है इसमें ऐड हो रहा है, और ऐड होने वाला मैंने आपको बताया था कि कार्टेशियन फॉर्म में अगर दिया हो तो ऐड किस तरह से करते हैं, ठीक। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे इसको, सिंपली जैसे लिखा है ऐसे लिखेंगे और ऐड करेंगे। और ऐड करने का डायरेक्टली आप जोड़ दें इसके कंपोनेंट्स को, तो यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो कितना हो जाएगा 4i, और यहाँ पर 2 और ये -1, तो हो जाएगा +1, और ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4k। तो पहला काम ये था जो आपको एक मैंने बता दिया है, ये कि किस तरह से कार्टेशियन फॉर्म में ऐड करते हैं। तो आपने ऐड कर लिया, अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बस अब इसको एक वेक्टर मानो ना, अब ये मत देखो दो वेक्टर जुड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका वेक्टर आ गया। तो अब आप कंपोनेंट का स्क्वायर कर दें, 4 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एंड डोंट फॉरगेट टू टेक स्क्वायर रूट। तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 प्लस 16, तो दिस इज इक्वल टू √33, करेक्ट। अब हमें निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्या रिजल्टेंट, सॉरी मैग्नीट्यूड। तो क्या करेंगे, इसके से इसके कंपोनेंट माइनस करेंगे, यानी 1 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा -2i। ये चेंज होगा, ध्यान रखना, ऐसे नहीं प्लस और माइनस सेम कर दें, माइनस है तो इसमें से ये माइनस करेंगे कंपोनेंट, यानी 1 माइनस 2 3, तो -2, 2 माइनस और माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 3j, 3 माइनस 1 तो जाएगा 2k। अब इसका क्या निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना। तो ये आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए इसका, तो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये हो गया आपका। तो ये जाएगा 4
प्लस 9 प्लस 4, तो कितना होगा ये √17 होगा इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके 5 हो गए। एक क्वेश्चन और कराने वाला हूँ लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक, इसके बाद नहीं। देखिए मैंने बनाया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ से एक वेक्टर बनाता हूँ मैं, ये एक मेरा वेक्टर है ओरिजिन से यहाँ से, दिस इज़ वेक्टर ए, और इस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 है। और एक वेक्टर मैं बनाता हूँ यहाँ पर, यह है मेरा वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड है 15, ठीक। यहाँ पर जो एंगल बना रहा है ये एक्स के साथ है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ है, ये वाई, इसके साथ जो एंगल है ये है 37, और ये जो एंगल है वो है 53, यानी दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री, यानी ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब मुझे आप बताइए व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रिजल्ट। आपको क्या बताना, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ए का और बी का अलग अलग, लेकिन इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना। एक बात यहाँ सुने, जब हम रिजल्टेंट की बात करते हैं तो समझ लीजिए दोनों वेक्टर को हमें ऐड करना होता है, लेकिन अभी हमें वेक्टर पता ही नहीं है, हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है। तो कैसे करें इसका, किस नॉलेज का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मैंने एंगल लिए हैं ये जानबूझकर लिए हैं 37 एंड 53। अब इसको करेंगे तो उसकी हेल्प आपको यहाँ पर लेनी पड़ेगी। अगर ये 37 है, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको परपेंडिकुलर डालें तो ट्रायंगल में एक एंगल बना 37, तो मैं इस ट्रायंगल को देखिए, ध्यान रखें ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर एंगल कभी भी 37 डिग्री बन रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो साइड होती है ये होती है आपकी 5, ये होती है आपकी कितनी 3, और ये होती है आपकी 4, ये ध्यान रखें। इस एंगल के लिए ट्रायंगल की ये साइड्स होती हैं, हाइपोटेन्यूज हमेशा 5 होती है, ये यहाँ पर 3 होगी और ये 4 होगी, ठीक है। और अगर आपका 53 होता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखें आप, अगर आपका एंगल कितना हो 53, ये मान लीजिए आपका 53, तो ऐसे केस में ये तो 5 ही होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इस एंगल के लिए आप ट्रायंगल याद रखें कि क्या क्या साइड्स होंगी। ये ट्रायंगल बहुत बार इस्तेमाल होता है, तो इसलिए ये वैल्यू तो आप ख़ास तौर से याद रखें, ठीक है, आपका न्यूमेरिकल्स थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ रेजोल्यूशन का काम होगा। मैंने आपको बताया था, अगर ध्यान हो कि कोई वेक्टर हो एक्स की डायरेक्शन में जब आएगा तो उसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वहाँ पर उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी ए वेक्टर जो है ना हमारा ए वेक्टर, हम इसको निकालना है तो हमें पता हो क्या होता है ए एक्स एंड आई प्लस ए वाई इंटू जे, लेकिन हमें उसके लिए ए एक्स चाहिए, ए वाई चाहिए। तो ए एक्स क्या होता है, ए एक्स मैं आपको बता चुका हूँ, ये होता है ए कॉस थीटा। अच्छा इस केस में जो हम बात कर रहे हैं ये है थीटा, इस केस के लिए, इस ट्रायंगल के लिए थीटा है, यानी यहाँ मेरा आएगा ये 37। अब मेरा ट्रायंगल काम करेगा, ए मुझे पता है मैंने दिया हुआ 10, तो ये तो हो गया 10, और कॉस 37 डिग्री यहाँ से निकाल लो, कॉस क्या होता है 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया 4/5, तो ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8 यूनिट आ जाएगा ए एक्स। इस तरीके से मैं ए वाई भी निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये होता है ए साइन थीटा, यहाँ मेरा वही 37 डिग्री है इसके लिए, तो 10 ही आएगा। अब यहाँ से देखो हेल्प फिर मिलेगी आपको ट्रायंगल की, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये जाएगा 3/5, तो ये कट रहा है यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है 6, तो एक्स कंपोनेंट भी आ गया, वाई कंपोनेंट भी आ गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, तो मेरा वेक्टर आ गया 8i + 6j, ठीक है ना, कमाल की बात। चलिए ऐसे वेक्टर बी भी निकाल सकते हो आप, तो वेक्टर बी हमारा क्या होगा, वेक्टर बी हमारा होगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, तो बी एक्स क्या होगा, बी एक्स होगा आपका बी कॉस, अब यहाँ पर जो है एंगल कितना हमारा 53 डिग्री, तो बी कितना दिया हुआ 15 और 53 डिग्री है, तो कॉस 50 ये होगा 3/5, तो जाएगा 3/5, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 9, यानी इसका जो कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 9, एक्स डायरेक्शन में बी एक्स। बी वाई भी निकाल सकते हो आप, इसका कंपोनेंट बी वाई किधर होगा, ये एक्स डायरेक्शन हो गया, तो परपेंडिकुलर ये दो कंपोनेंट होता है ना, एक ये, इसका कंपोनेंट एक का यहाँ होगा और ए एक्स ही होगा, ए एक्स ए वाई
बी एक्स बी वाई, ये नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ ये नेगेटिव होता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। तो होगा बी साइन 53 डिग्री, तो ये हो जाएगा बी कितना 15, और साइन के लिए देखें 53 के लिए क्या था 4/5, तो हो जाएगा 4/5, ये कट जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -12, कितना आएगा -12, क्योंकि ये नीचे की डायरेक्शन में। तो हम इस वेक्टर को भी लिख सकते हैं बी को, ठीक है, तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसके लिए। चलिए, तो मेरा बी वेक्टर भी आ गया, और बी वेक्टर क्या हुआ, बी वेक्टर हो गया मेरा एक्स कंपोनेंट हुआ 9, यानी कि 9i, और ये हुआ मेरा 12j, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ ए और बी वेक्टर निकाले हैं, अब मुझे इनका रिजल्टेंट चाहिए, तो वो क्या होता है आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आप जोड़ दें। देखें आई और वहाँ का कंपोनेंट क्या है 8 और ये कितना हो जाएगा 17 आई, इसके बाद ये -12 और वो +6, तो क्या जाएगा -6j, ये होगा इनका रिजल्टेंट, यानी दोनों को ऐड। अब इसका हम लेंगे क्या मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड भी निकालना आता है हमें, क्या हो जाएगा इसका 17 का स्क्वायर +6 का -6 का स्क्वायर, और डोंट फॉरगेट टू टेक स्क्वायर रूट। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 982, ठीक है, और ये हो जाएगा 36, तो कितना हो जाएगा 522, तो 255 हो रहा है 255, तो ये हो जाएगा 225, और ये कितना होता है 15। तो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ए बी। पूरी चीज़ यहाँ पर सारी इस्तेमाल हो गई, आपकी रेजोल्यूशन भी होगा और ट्रायंगल जो इंपॉर्टेंस है वो भी मैंने बता दिया। तो आई होप आज की पूरी वीडियो आपको ज़रूर समझ में आई होगी, ठीक है। और अगर आपको कुछ चीज़ें मिस कर गए हो आप इसके अंदर या समझ नहीं पाए हो, तो आप दोबारा ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने कोई चीज़ ऐसी छोड़ी नहीं है कि वो ज़रूरी हो और यहाँ पर रह गई हो, ठीक है। और नहीं आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ चीज़ छूट गई होगी तो ज़रूर बताऊँगा। तो आप इसको पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें टू इन्हेंस योर एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच।